नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए हैं, सबकी नजर उन पर है और सबकी नजर एक नेता पर भी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश जी, 18 महीने पहले जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो लोगों की बहुत उम्मीदें थी आपसे कि आप सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तर प्रदेश के। लोगों को लगा एक नया उत्तर प्रदेश आप बनाएंगे। क्या हुआ उन उम्मीदों को? लोग कह रहे हैं कि आपने वो पूरी उम्मीदों को खत्म कर दिया है। सरकार को बहुमत मिला और जिन सवालों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए, समर्थन मिला। जब बहुमत बड़ा था तो जनता को भरोसा भी हुआ सरकार पर और भरोसा सरकार पर है। वो भरोसा चला गया है। लोग कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद खास करके, लेकिन पिछले 18 महीने में जो हो रहा है उसके बाद लोगों का भरोसा चला गया। जो उम्मीद की किरण आपने एक तरह से लोगों को दी थी, वो कहां गई? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ, और अगर जो मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानेंगे लोग, और जो घटनाएं उसके आसपास, उससे पहले, उसके बाद जो हुई हैं, जानकारी मिलेगी लोगों को। और लोगों को हमने बताया भी है कई चैनलों पे, जिस समय बात हुई है मैं उन बातों को रखा है। कुछ राजनीतिक दल लगातार इस प्रयास में है कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने दिशा दी है उस दिशा को बदलने का काम हो। मैंने कहा नहीं, आप राजनीतिक दल को दोष देते हैं। सरकार आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन आपके हाथ में है। आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? क्या आप मानते हैं कि मुजफ्फरनगर आपके प्रशासन पर एक दाग है, आपके चीफ मिनिस्टरशिप पर एक धब्बा है? कल भी एनआईसी की मीटिंग में मैंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और खासकर ऐसे जो माहौल खराब करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने 84 कोसी यात्रा शुरू कर दी। 84 कोसी यात्रा उस समय पर कभी नहीं होती, और 84 कोसी यात्रा का जब रूट देखा गया, जिस तरीके से वो ले जाना चाहते थे, वो 100 किलोमीटर बढ़ा करके उन्होंने यात्रा की। इसी तरह झांसी की घटना में बता सकता हूं। एक मंदिर है जहां पर आजादी से पहले से हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते हैं। कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता था कि वहां पर हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं। अचानक बीजेपी के लोगों ने खोज निकाला कि यहां पर ऐसे भी लोग रहते हैं। उनको निकालने का निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया, कार्यक्रम बना लिया। सरकार ने रोका, और जो उनके बड़े नेता वहां जा रहे थे उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, उनको जेल ट्रेन से उतार करके सीधा हवाई जहाज पकड़ा करके प्रशासन ने दिल्ली भेज दिया। अखिलेश जी, आप बीजेपी को दोष दे रहे हैं कि सारे दंगे बीजेपी करवा रही है। 28 दंगे हुए 18 महीने में, सरकार आपकी है, आप बीजेपी को कैसे दोष दे सकते हैं? जो भी घटनाएं हुई जिनका नाम आप दंगा दे रहे हैं, अगर उसके पीछे जानकारी करेंगे तो उसमें बीजेपी और बीएसपी के लोग दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जितना सरकार को सख्ती से प्रशासन को काम करना चाहिए, किया है। 28 दंगे होते हैं, यानी लोगों का विश्वास चला गया है ना। ये आपको दंगे लग रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं लड़ना चाहते हैं उन मुद्दों पर, सरकार बनी है खुशहाली लाने के लिए। सरकार को बहुमत इसलिए मिला है कि सरकार ने, समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो जनता के बीच में रखा, और जो मैनिफेस्टो रखा उस पर काम कर रही है सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, विकास के, डेवलपमेंट के इश्यू पे सरकार को क्यों नहीं घेरते? वो सवाल ऐसे खड़े करते हैं जिनसे कहीं ना कहीं समाज में दूरियां हो, दो वर्गों के बीच में खाई पैदा हो। ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं जानबूझ करके। विकास तब होगा जब लॉ एंड ऑर्डर होगा। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर आपकी सरकार अब कटघरे में है, ये आप मानते हैं कि मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, सेकुलर इश्यू पे लड़ना, डेवलपमेंट इश्यू पे लड़ना मुश्किल है, और किसी भी घटना को कम्युनल रूप दे देना आसान है। और तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो किसी भी घटना को, छोटी भी घटना हो, उसको कम्युनल रूप दे रहे हैं, उसमें राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? सरकार आपकी, आप कोई भी जिम्मेदारी? क्योंकि 27 को मुजफ्फरनगर की घटना लीजिए, 27 को घटना होती है, उसके बाद आप क्या करते हैं? एसएसपी को ट्रांसफर करते हैं, डीएम को ट्रांसफर करते हैं, और वही एसएसपी को आपने 7 बार 30 दिन में ट्रांसफर किया है, और सब कहते हैं अच्छा एसएसपी है। फिर क्यों उसको ट्रांसफर किया? यानी एक ना एक तरह ये ट्रांसफर राज जो आपने शुरू किया है, उसकी वजह से एक तरह से अविश्वास पैदा हो गया है। प्रशासन में जो विश्वास था वो चला गया है, प्रशासन का कॉन्फिडेंस चला गया है। देखिए, जो घटनाओं में संभाला है वो भी तो प्रशासन के लोग हैं। अगर मुजफ्फरनगर की घटना के पीछे, अधिकारियों के ट्रांसफर के पीछे आप जाना चाहते हैं, तो आपको घटना याद आनी चाहिए शामली की, जिसमें एक लड़की 2 नौजवानों के साथ आई और घटना को राजनीतिक रूप दिया और उसको मुद्दा ये बनाया गया कि हिंदू और मुसलमान के बीच की बात है।
इसके बाद एक सोरम गांव था जहां पर एक मामूली घटना हुई जिसमें दो वर्गों के बीच में राजनीतिक दलों ने जानबूझ करके खाई पैदा की, और वही हुआ जाकर के आपके इस गांव में। सर, आपने ऑफिसर ट्रांसफर किए। ऑफिसर इसलिए ट्रांसफर किए। स्टिंग ऑपरेशन में ये बताया जाता है कि पुलिस अफसर कहते हैं कि आजम खान जो आपके वरिष्ठ नेता उन्होंने दबाव डाला कि कहीं ना कहीं एफआईआर फाइल ना हो या एफआईआर वापस लिए जाए। फिर आप महापंचायत होने देते हैं, प्रोहिबिटरी ऑर्डर है, इसके बावजूद आप आजम खान जैसे व्यक्ति को आज बचा रहे हैं। आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जहां तक आजम खान साहब की बात है, पार्टी के सीनियर मंत्री हैं, कभी भी थाने में बात नहीं करेंगे, कहीं एफआईआर के लिए दबाव नहीं बनाएंगे कि एफआईआर ना लिखी जाए। उनके लोगों ने किया होगा। नहीं, कोई गलत बात। जो स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी सच्चाई कितनी है उस पर कह पाना मुश्किल है, लेकिन जानबूझ करके अगर स्टिंग ऑपरेशन करे उन लोगों से, उन अधिकारियों से, उन पुलिस के लोगों से जिनकी जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था बनाने की, उन्हें मौके पर गांव में जाकर के बचाने की जिम्मेदारी थी, वो स्टिंग ऑपरेशन में आ रहे हैं। दूसरी बात, कवाल में जो घटना हुई है, कवाल में घटना इसलिए हुई कि दो वर्गों के बीच में जब इतना मामला तूल दे दिया गया और अधिकारियों का इसलिए ट्रांसफर किया गया कि जब दाह संस्कार कर करके एक पक्ष के लोग लौट रहे थे, पूरे कवाल गांव में दुकानें तोड़ी गई। क्या आपने कहा कि गांव में तोड़ी गई? आपने क्या ये बताया कि मस्जिद से लेकर के तमाम चीजों को दाह संस्कार करने के बाद तोड़फोड़ मचा दी गई? कब जानकारी दी आपने? सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। और अगर अधिकारियों के सामने ये बात हो जाए तो अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करेंगे? सर, जितने भी लोगों से मैंने पूछा है उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी थे, जो शुरुआत में थे, वो अच्छे थे, लेकिन आपने उनको ट्रांसफर करके एक गलत संदेश भेज दिया। और ये बार-बार यूपी की बार-बार ये घटना हो रही है कि अच्छे अफसर को ट्रांसफर किया जा रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि जितने अच्छे अधिकारी हैं उनको मौका दिया जा रहा है काम करने के लिए, और उन्हें अच्छा मौका मिल रहा है सरकार में काम करने के लिए। हर 2-3 महीने आप सवाल इन अधिकारियों का ट्रांसफर करने की बात है, जब इनको लगता था कि कहीं कोई राजनीतिक दबाव है, क्यों इन अधिकारियों ने मुझसे बात नहीं की? जब सोरम में घटना हुई, जब केवल एक लड़की की छेड़ने का विवाद जब बढ़ा, तो क्या वहां के अधिकारियों ने मुझसे बात नहीं की? क्या अगर उनको लगता था कि राजनीतिक दबाव पड़ रहा है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री से बात करें? तो आप आजम खान को आज क्लीन चिट दे रहे हैं? क्लीन चिट ही नहीं, उनकी कोई इस तरह की बात नहीं जहां पर किसी पर थाने पर दबाव बनाया हो। पर आप क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं आप आजम खान को अंकल मानते हैं, वो आपके वरिष्ठ नेता है, इसलिए आप उनको कुछ कह नहीं सकते। आप उस तरह, पार्टी ने एक तरह से आपको घेर रखा है, यही वजह है कि जो उम्मीदें 18 महीने थी वो खत्म हो रही है। देखिए, ये बात गलत है। जब किसी को आरोप लगाना है तो बोले आपसे सीनियर हैं, आपके अंकल हैं। देखिए, जहां तक प्रशासनिक या सरकार के कामकाज में मैं समझता हूं कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, और अगर कहीं सुझाव है, अच्छा सुझाव है, तो सरकार मानती भी है। आप नहीं मानते कि आजम खान ने एक तरह से ये जो कम्युनलाइजेशन हो रहा है, आप केवल बीजेपी को दोष दे रहे हैं। कल आपके पिताजी मुलायम सिंह जी ने कहा कि कहीं ना कहीं अमित शाह का हाथ हो सकता है एनआईसी मीटिंग में। उन्होंने एक तरह से इशारा दिया कि अमित शाह जो बीजेपी के नेता है इसके पीछे है। कोई आपके पास सबूत है कि अमित शाह इसके पीछे है? अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूं, झांसी में एक मंदिर था जहां पर हिंदू और मुस्लिम आजादी से पहले से रह रहे थे। आपने अभी उदाहरण दिया उसका। दिया उदाहरण। तो क्या जरूरत थी बीजेपी को आंदोलन करने की कि आप इनको मुस्लिम को यहां से निकालिए? क्या आप कह रहे हैं कि अमित शाह इन सब चीजों के पीछे? मैं ये कह रहा हूं, बीजेपी को क्या ये किसने सुझाव दिया? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अगर हिंदू वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं तो आप मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आप मुसलमानों में भय पैदा कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे हैं, ताकि जब चुनाव आएंगे वो आपकी तरफ आएंगे। ये आपकी राजनीति है। देखिए, चुनाव और वोट को देख करके समाजवादी पार्टी राजनीति नहीं करती, और अगर किसी ने गलती की भी होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी का एक अपना कार्यक्रम है और अपनी घोषणा पत्र है, उसके तहत लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। आप ये नहीं मानते आप मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं जब आप कहते हैं कि 20% जो स्टेट की रिसोर्सेज है वो मुस्लिम समुदाय को जाएंगे, जब आप कहते हैं कि अगर कोई मुस्लिम किसी आतंक में फंसा है तो हम उसे बचाएंगे। ये कहीं ना कहीं दो तरह की राजनीति यूपी में हो रही है, एक हिंदू वोट बैंक की राजनीति, एक मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति, और लोग जो आम जनता है वो इसमें फंस गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ सपा, और कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं पाती। अच्छा, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की सिफारिशें कोई समाजवादी पार्टी की फैसले के बाद नहीं तय हुई हैं, ये तय हुई केंद्र सरकार की वजह से। केंद्र सरकार ने सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा की सिफारिश के लिए कहा भी है और बैठाई भी है कमीशन।
तो अगर सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा की सिफारिशें लागू हो रही हैं और संविधान में संशोधन करने के बाद ही आरक्षण मिल सकता है, अगर हम उनको जो लाभकारी योजनाएं हैं जिनमें उनको अगर हम शामिल कर दें उनकी जनसंख्या के हिसाब से, तो क्या गलत कर रहे हैं, पहली बात। और अगर केंद्र सरकार उन्हीं योजनाओं को उसी रूप में लागू करे अगर, तो आप उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सर, लेकिन आप मुसलमान की जिंदगी नहीं बदल रही। आप टोपी पहनते हैं, आप मस्जिद के बाहर आकर टोपी एक दिन पहन लेते हैं और आप समझते हैं ये सेक्युलरिज्म है। लोग कहते हैं ये अपीसमेंट है। असली बात जो है कि लोगों की जिंदगी को बदलिए, वो तो होता नहीं, और उसके बदले आप आतंक हो रहा है, आप भय हो रहा है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जानकारी नहीं है। मैं राजनीति में जब से आया हूं और तब से कैप पहन रहा हूं। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में जाता हूं, जब कभी लोगों को लगा कि कैप पहनना चाहिए तो वो कैप पहनाते हैं। मैं अपनी तरफ से ये कैप इसलिए पहन लूं कि मेरे इस कैप पहनने से कुछ लोगों के खुश हो जाएं, कोई संदेश चला, ये गलत है। जहां तक अल्पसंख्यक और खासकर मुस्लिम लोगों का सवाल है, समाजवादी पार्टी कार्यक्रम चला रही है। समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि इनको पढ़ाई लिखाई से लेकर के रोजगार के अवसर मिले। आप उनको सुरक्षा दीजिए सर, सुरक्षा दीजिए। आर्थिक रूप से भी 40,000 से ज्यादा मुसलमान रेफ्यूजी कैंप्स में रहे क्योंकि मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। उनकी सुरक्षा का क्या? सबसे बड़ी चैलेंज आपके सामने, किसी भी सरकार के सामने, कि जनता की सुरक्षा कीजिए। लोग कहते हैं मायावती की सरकार में कम से कम लॉ एंड ऑर्डर था। मुलायम सिंह या अखिलेश की जब भी सरकार आती है तो समाजवादी पार्टी के गुंडे एक बार फिर आ जाते। ये आरोप है आपके। ये गलत बात है। ये गलत इसलिए भी बात है कि कोई घटना हुई और कितने कम समय में रोकने का काम किया सरकार ने, और जरूरत अगर पड़ी फौज को बुलाने की तो फौज को भी बुलाया गया और समय पर फौज को लगा दिया गया। पर ये घटनाएं होती क्यों है? जब समाजवादी पार्टी ही पावर में आती तब क्यों होती? जब मायावती जब सरकार में थी तब इस तरह के सांप्रदायिक दंगे क्यों नहीं होते थे? देखिए, बीजेपी या ऐसे दल जो माहौल खराब करते हैं वो अक्सर तब क्यों करते हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, क्योंकि वो समझते हैं कि आप मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं तो उनको एक मौका मिल जाता है। समाजवादी बैंक पॉलिटिक्स, आप निष्पक्ष जांच नहीं करते, आप एक तरह से एक तरफा जांच करते हैं। ये आरोप होता है आपकी सरकार के खिलाफ। अगर ये आरोप लगता है तो मैंने इसीलिए कहा कि अगर कहीं इस तरह का हो रहा है तो सरकार कार्रवाई कर रही है, बिना हस्तक्षेप किए अधिकारियों को मौका मिलता है काम करने का। ये सरकार की कोशिश रही है और सरकार ने दिया है मौका काम करने का। सर, आपने एमएलएज अरेस्ट किए, लेकिन वो एमएलएज और अरेस्ट हुए वो कुछ ही पार्टीज के हुए। आपके पार्टी का कोई व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है समाजवादी पार्टी पर आप क्लीन चिट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नेता इसमें शामिल नहीं है, जबकि भड़काऊ भाषण आपके भी नेता करते हैं। जिन लोगों ने भी भड़काऊ भाषण दिए हैं दोनों पंचायतों में, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं और तमाम लोगों ने कहा भी है कि उस पंचायतों की वजह से घटनाएं बढ़ी हैं, जिन लोगों ने भी अपने भाषण के माध्यम से भड़काया है लोगों को, ये सही है, लोगों को समझाना मुश्किल है लेकिन बहकाना आसान है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप डेवलपमेंट सेकुलर इश्यू पे लड़ना कभी कभी कठिन है लेकिन कन्वीनर होना आसान है। तो जिन लोगों ने भी इस तरह का माहौल पैदा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग जेल गए हैं, कानून काम करेगा और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अखिलेश जी, यहां हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपसे कुछ और सवाल हैं। आप देखते रहिए ये विशेष कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ।